नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत गोड्डा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां बक्सारा में विजयदशमी के दौरान कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की भीड़ देखी गई। एक और प्रशासन जहां बाजारों में भीड़ नियंत्रित की बातें करता रहा, वहीं दूसरी ओर गोड्डा के मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के बक्सरा में डांसर्स का डांस चलता रहा, जिसमें कई युवकों ने मंच पर चढ़कर जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान मंच पर एक बार पुलिस का एक जवान भी नजर आया, जिससे साफ जाहिर होता है कि कार्यक्रम को लेकर पुलिस को इसकी सूचना थी। इसके बावजूद यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और देखिए, नियमों की अनदेखी पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि ऑर्केस्ट्रा से क्यों अनजान रहा प्रशासन, और रोक के बाद भी कैसे जुटी हजारों की भीड़, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के तहत इस पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के बाद भी पुलिस ने क्यों बरती लापरवाही? चूंकि पुलिस का एक जवान मंच पर दिख रहा है, इसका मतलब पुलिस को इसकी जानकारी थी। क्या पूजा पंडाल और ऑर्केस्ट्रा के लिए अलग है नियम? कोरोना संक्रमण फैला तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? और गोड्डा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुर्गा विसर्जन के मौके पर, विजयदशमी के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी भीड़ देखी गई और खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती यहां पर नजर आई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से डांसर्स ठुमके लगा रही हैं और मंच पर कितने लोग वहां पर मौजूद हैं और सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटी, जिससे कोविड का खतरा बढ़ जाता है। और अगर खतरा बढ़ा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल न्यूज़ 18 बार बार खड़े कर रहा है। रामगढ़ में भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सेंट्रल सौंदा में एक निजी बैंकिंग कंपनी के प्रभारी शाखा प्रबंधक कमलेश नारायण शर्मा की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हमले में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार कमलेश शर्मा और पत्नी कमरे में सोए थे। अपराधी खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और धारदार हथियार से वार कर कमलेश की हत्या कर दी। इस हमले में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का भी गठन किया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी जो सूचना मिली है वो हत्या के बारे में सूचना मिली है। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस की पूरी टीम आ चुकी है, हम खुद यहाँ मौजूद हैं। तो जो एविडेंस मिला है, मैं एक्चुअली खुद अभी डेड बॉडी नहीं देख पाया हूँ, बिकॉज उसको थाना ले जाया गया है। लेकिन अभी तक जो लोग यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें ये क्लियर कट हत्या का मामला प्रतीत होता है और पुलिस इसमें पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और जो भी सच्चाई होगा वो सामने लाया जाएगा और जो भी इसमें अपराधी इन्वॉल्व होंगे उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं गोड्डा में दुर्गा पूजा मेले के दौरान चंदा मांगने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए और देखते ही देखते इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। चंदे के लिए दो गुटों में चाकूबाजी, वार पलटवार में 7 लोग जख्मी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। अस्पताल में कोई इलाज के दौरान करा रहा है तो कोई खून से लथपथ खड़ा है। किसी के सिर पर चोट लगी है तो किसी के पेट में चाकू से वार हुआ है। ये खूनी संघर्ष की तस्वीरें गोड्डा जिले के पत्थरगामा के पारस पानी की है, जहां दुर्गा पूजा के मेले में लगे दुकान से चंदा मांगने के आरोप में दो गुटों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। इसमें 7 लोग जख्मी हुए। एक की हालत नाजुक है, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। तो वहीं कई लोगों को मारपीट के दौरान हल्की चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब आया था चंदा जैसे तसल्ली करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे वो सबको बोले थे मिट्टी भराने नहीं भरा, तो
तो हम अपने से भरवाए थे, भरा के उसके बाद दुकान बैठवाए। तो दुकान बैठवाए तो वो सब आया जैसे तसल्ली मांगने, तो हम बोले ठीक है पैसा हम उठाए हैं, तो आप लोग को कितना लेना है तो हम दे देंगे। तो इसी बीच में उस सब हम पे अटैक कर दिया, हमारा माथा पे लाठी मारने के बाद फिर तब उसी तरह धरपकड़ होने लगा, फाइट चलने लगा। वो समझ ले कि 8-10 आदमी हमको पकड़ लिया तो उसी तरह उथल पथल करते करते और एक लाठी और मार दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चंचल महतो के पेट में चाकू से वार किया गया, जिसकी वजह से उसकी आंतें बाहर आ गईं, जिसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने बाहर रेफर किया। तो वहीं घटना की खबर मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और FIR दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है ताकि तनाव की स्थिति न बने। वहीं गांव में छापेमारी में धारदार हथियार, तलवार, पिस्टल और राइफल भी मिले हैं। पूजा छोटी मोटी एक पूजा दुर्गा पूजा विजयादशमी था सर, तो उसमें मतलब बट्टी का जो होता है ना सर, हम लोग बट्टी का पैसा होता है कुछ मंदिर में इन्वेस्ट करते हैं। उधर पैसा लेने गए थे। हाँ पैसा लेने गए, तो मतलब उसके नहीं, दुकान वाले के पास लेने गए थे। दुकान वाले सुचारू रूप से दे रहा था पैसा, तो सर वो रमेश महतो आके पूरी तरह से मना करने लगा कि मैं पैसा नहीं देना है, वो बोला कि नहीं देना है। तो वो दुकानदार नहीं, वो दुकान नहीं लगा था। नहीं वो दुकान नहीं था, वो दूसरे का दुकान था, उसके आगे था, मतलब उसके आगे था, दरवाजे के सामने। हालांकि हम लोग का भी दरवाजे के सामने में था। अच्छा तो ठीक है, तो हम लोग सब कुछ दे दिए थे। तो आप लोगों को कितना आदमी को मारपीट किया? मारपीट लगभग हम लोग 4-5 आदमी घायल हैं। अब वो लोग कितना आदमी घायल है? वो लोग तो बहुत सारा एक्स्ट्रा मतलब दूसरे जगह से मंगवा के पहले ही रखा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस गांव में कैंप कर रही है ताकि फिर से कोई बवाल न हो। लेकिन चंदे को लेकर इस मामूली विवाद में जिस तरह दोनों पक्ष के लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए खूनी वारदात को अंजाम दिया, वो अपराध है, जुर्म है। इसकी सजा तो आरोपियों को मिलनी ही चाहिए ताकि फिर से कोई कानून हाथ में लेने की हिमाकत न करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। जमशेदपुर के साकची में बाराद्वारी सेंट्रल माइल रोड किनारे एक पुआल टाल में देर रात आग लग गई। इस आग ने बगल की बिल्डिंग के फर्नीचर दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे दुकान में रखे 15 सोफे जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि कल देर रात करीब 10 बजे पुरुषोत्तम पुआल टाल में आग लग गई थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसने बगल के बिल्डिंग में मौजूद फर्नीचर की दुकान को भी अपने चपेट में ले लिया। घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। धनबाद में 100 से अधिक हाईकोक प्लांट बंदी के कगार पर है। इन हाईकोक प्लांट में कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कोयले पर निर्भर यह उद्योग कोयले की कमी से जूझ रहा है, जिससे 100 से अधिक प्लांट पर बंद होने की तलवार लटक रही है। कोयला के लिए हाईकोक उद्योग के मालिक राशि जमा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोयला नहीं दिया जा रहा है। कोयला आपूर्ति बाधित होने से इस उद्योग से जुड़े हजारों मजदूरों को बेरोजगारी का डर सताने लगा है। क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ झोला धोते हैं। कितना दिन से हैं? कितना दिन हम हो गया, कम से कम 15-20 साल। तो अब पहले जितना कोयला देखते थे यहाँ पर, अब उतना नहीं मिल रहा है, तो कैसे होगा? अगर बंद हो जाता तो फिर क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? हम भूखे मर जाएंगे। सर पहले कोयला हम लोग के FSCA के अंदाज से मिलता था। पहले कोटा 100% मिलता था, उसके बाद 50% हो गया, उसके बाद 25% हो गया। अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। FSCA से हम लोगों को बाहर 18 में ही कर दिया गया। उसके बाद से कोयला मिलना बंद हो गया। प्लांट का स्थिति इतना खराब है कि हम मजदूर का पेट क्या, अपना पेट क्या भरेंगे? हम मजदूर का पेट भी नहीं भर पा रहे, हम अपना भी पेट नहीं भर पा रहे। वही देखिए, देवघर के शिवगंगा सरोवर में पाबंदी के बावजूद मूर्तियों का विसर्जन किया गया, जिसके बाद निगम के दर्जनों सफाई कर्मी सुबह से ही सरोवर की सफाई में लगातार जुटे हैं। स्थानीय पुरोहितों का साफ तौर पर कहना है कि निगम द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण शिवगंगा में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। फिलहाल निगम द्वारा सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। मूर्तियों को निकालने में 1 से 2 दिनों का समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ एक धार्मिक सरोवर है शिवगंगा।
जब तक यहाँ पूजा पाठ होगा तो विसर्जन यहाँ होता रहेगा। वर्तमान में देवघर नगर निगम के द्वारा सफाई कार्य हो रहा है और वो लोग अच्छे ढंग से जितना संभव हो रहा है कर रहे हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के बाद नदी घाटों की साफ सफाई हो रही है। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी घाट पर सुबह से ही साफ सफाई का काम लगातार किया जा रहा है। जुस्को और JNAC द्वारा नदी की साफ सफाई की जा रही है। नदी में जितने भी मूर्ति विसर्जित की गई है सभी को बाहर इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे नदी फिर से पूरी तरह स्वच्छ बन सके। नदी घाट का जायजा लिया संवाददाता प्रभंजन ने। दुर्गा पूजा विसर्जन के बाद नदी किनारे में यहाँ पर नदी घाट पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। कल यहाँ पर देर रात तक मूर्ति का विसर्जन किया गया था। करीबन 100 से 150 मूर्तियों को विसर्जन इस नदी घाट पे किया गया था। आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर JNAC के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है और JNAC के कर्मी यहाँ पर सुबह से ही साफ सफाई के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। इस नदी पे जो भी प्रतिमा जो विसर्जित की गई थी उन्हें नदी से निकालकर एक जगह यहाँ पर रखा जा रहा है। फिर यहाँ से फिर इसे किसी अन्य जगह में इसको यहाँ से कहीं और यहाँ पर डंप किया जाएगा। सुबह सुबह भी यहाँ पर जमशेदपुर जिसको के कर्मी और JNAC के कर्मी यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं ताकि नदी जो है पहले जैसी स्वच्छ और सुंदर दिख सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सिमडेगा में 20 अक्टूबर को नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए झारखंड महिला जूनियर हॉकी टीम की खिलाड़ी दिन रात मैदान में पसीना बहा रही हैं। टीम में अधिकतर खिलाड़ी सिमडेगा की ही हैं। इस प्रतियोगिता में देश के कुल 27 राज्यों की महिला टीम भाग लेगी। 20 अक्टूबर को CMS चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। साथ ही एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम की आधारशिला भी रखी जाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने त्योहारों के इस मौसम में बेरोजगार नौजवानों को उपहार देने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के कई विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू की गई है। त्योहार के मौके पर एक दूसरे को उपहार देने का पुराना चलन रहा है। इस बार झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक खास उपहार की तैयारी चल रही है। ये उपहार वैसे बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा है जो सालों से सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। राज्य के विभिन्न विभागों में सालों से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय आदेश जारी हो गया है। इस आदेश के बाद जहां कुछ विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं कई विभागों में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार के इस नियुक्ति वाले उपहार पर नजर डालें तो राज्य में 72,000 स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके बाद 13,000 पारा शिक्षक और 13,000 टेट पास अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग में 3,000 के करीब पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली होनी है। JSLPS के तहत करीब 1900 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मनरेगा के तहत 1046 पद पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। राज्य में करीब 15,000 सिपाहियों की बहाली होनी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 209 पदों पर नियुक्ति होगी। 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 1,400 पदों पर नियुक्ति होनी है। बिल्कुल, उपहार तो त्योहार के समय में दिया ही जाता है और सरकार अगर इस दिशा में काम कर रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है। और सरकार ने जो संकल्प लिया है, जो निर्णय लिया है, कई ऐसे विभाग हैं, चाहे वो टीचर हम बहाली की बात कर लें, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली की बात कर लें, JSLPS में बहाली की बात कर लें, मनरेगा में कर लें, सिपाहियों की बहाली की हम अगर बात करें, ऐसे कई विभाग हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दे रखा है कि यहाँ जो भी वैकेंसी है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। झारखंड में हेमंत सरकार ने 2021 को नियुक्ति का साल घोषित किया है।
इस घोषणा के बाद से राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, ये वादों से पलटने वाली पलटू सरकार है, इसकी कोई भी बात पर जल्दी भरोसा नहीं हो सकता। 2020 में ये 5 लाख नियुक्तियां देने की बात कह रहे थे, 0 नियुक्तियां मिली। 2021 को उन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, अभी तक एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकला। झारखंड में स्वीकृत पद के एवज में करीब 3 लाख पद रिक्त हैं। चुनावी समर में हर दल रिक्त पदों पर बहाली का दम भर के सत्ता के सिंहासन तक का सफर तय कर लेती है, पर रिक्त पद रिक्त ही रह जाते हैं। इस बार भी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के वायदों और उनके दावों की अग्नि परीक्षा होनी है, जिसमें यह तय होगा कि राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का उपहार मिलेगा या फिर एक बार वो ठगे जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। रांची के राजकुमार और कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को एक और जबरदस्त सफलता मिली है। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को चौथी बार खिताबी जीत दर्ज कराई। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2021 के फाइनल में 27 रन से हराकर जीत दर्ज की और इसी के साथ उन्होंने बतौर कप्तान अपने 300वें मैच को भी यादगार बना दिया। केकेआर को 27 रन से हराने के साथ ही धोनी में आईपीएल 2021 के फाइनल में मिली हार का भी बदला ले लिया है। इससे पहले 2010, 2011 और 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स यानी धोनी की कप्तानी में आईपीएल का विजेता बना था। आईपीएल में शानदार सफलता के बाद अब सबकी निगाहें T20 विश्व कप पर टिक गई हैं, जहां धोनी बतौर मेंटोर टीम इंडिया से जुड़े हैं और माना जा रहा है कि अपने अनुभव, शानदार क्रिकेटिंग दिमाग और बेहतरीन रणनीति से वे विराट की सेना को विश्व कप में जीत की राह दिखाएंगे। आईपीएल के फाइनल में एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी देखने को मिली और इस मैच में भी महेंद्र सिंह धोनी ने वो बाजी जीत ली जो उन्होंने 2012 में हार चुके थे और इसी को लेकर रांची में भी उत्साह है। कई क्रिकेट फैंस हैं जो लगातार यही मान रहे थे कि इस मैच में सीएसके की टीम ही जीतेगी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान है। किस तरह से देखा मैच आपने और क्या लगा खास मैच? जी, पहले बहुत बहुत बधाई सीएसके टीम को और महेंद्र भैया को। उम्मीद तो लास्ट ईयर जब हमारी टीम ख़राब करी थी तो हम बहुत मायूस थे, बट उस समय महेंद्र भैया एक बात बोले थे कि हम लोग कमबैक करेंगे और वो कमबैक दिखा क्योंकि हम सबसे पहली टीम बने जो क्वालिफाई किए। उसके बाद फाइनल के दिन हम लोग पूरा टीवी से चिपके हुए थे क्योंकि एक भी पल छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि महेंद्र भैया का पता नहीं ये लास्ट मैच होगा, अगले साल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बट जैसे ही रन 190 एवब हुआ तो हम लोग को ये उम्मीद हो गई कि अब हम जीत सकते हैं, क्योंकि महेंद्र भैया की कप्तानी शातिर दिमाग के आगे बहुत नामुमकिन था इतना रन चेस करना और फाइनली हम लोग जीते तो बहुत बहुत खुश हैं हम लोग आज। ऐसा सीएसके का फैन हम लोग जो देखते हैं, महेंद्र भैया का जो कप्तानी है उस टाइम भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं और उस टाइम जो 190 था उस टाइम का सिचुएशन कुछ अलग हो रहा होगा और आज का कुछ अलग था। महेंद्र भैया और भी 8 साल का एक्सपीरियंस 9 साल का एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़े हैं, तो हम लोग जो देख सकते हैं कि वो महेंद्र भैया के आगे सामने जैसे हमारे कोच सर बोले कि फीके पड़ जाते सब कोई, और जो उनके फिरकी जो लॉर्ड शार्दुल जो रहते हैं वो जो कमबैक करते हैं टीम के लिए, और जड्डू भैया का जो कैच था वो काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल हम लोग का सीएसके काफ़ी स्ट्रांग था इस बार। तो हम लोग का कोई भी टीम जो बोला जाता है ना कि 7 टीम लड़ती है चेन्नई से फाइनल खेलने के लिए, तो बस वही बात थी। थैंक यू सो मच। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।